के बारे में, विश्व की कृषि के बारे में देख रहे थे, जो वाइटलसी के द्वारा दिया गया था विश्व जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण, जो कि 13 टाइप का वर्गीकरण है हमारे पास में। 13 टाइप के वर्गीकरण है, जिसमें से लगभग हमने 6-7 पॉइंट हमने देख लिए थे इसके। यहाँ देखिए, जैसे ये आ गया हमारे पास में, ये इसका वर्गीकरण है। इसमें से हमने पशुपालन तक, उसके बाद में कौन सा किया था, डेयरी फार्मिंग हमारा हो गया था ना। मिश्रित कृषि ये बाकी है, मिश्रित कृषि बाकी है। तो मिश्रित कृषि, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिश्रित कृषि। तो इस प्रकार से देखिए, पहली क्लास के अंदर हमने आदिम कृषि के बारे में देखा, दूसरी क्लास हमारी यहाँ तक चली थी गहन कृषि के बारे में, साथ में हमने पशुचारण को किया था। तीसरी क्लास के अंदर सिर्फ 2 ही पॉइंट कर पाए, और चौथी क्लास में आज हम देखने वाले जो है वो है मिश्रित कृषि। तो आज देखते हैं कितना पॉइंट कर पाते हैं। तो चलिए देखें, चलते हैं आगे आज की क्लास पे। तो वापस उस तरीके से ध्यान रखेंगे, मानचित्र के बारे में अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, आज है हमारे पास में मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, अब मिश्रित कृषि में क्या होगा, अभी कृषि के साथ साथ पशुपालन होगा। एक पशुपालन हमने अलग से देखा था, जिसके अंदर क्या होता है कि कृषि का कोई ज़्यादा मायना मतलब नहीं होता, उसमें सारी की सारी जो फसल होगी, जो कुछ भी बोया जाएगा वो सारा पशुओं के लिए होगा। लेकिन आज जो हम जिसमें करेंगे मिश्रित कृषि, तो इसके अंदर कृषि भी होगी, कृषि भी की जाएगी और पशुपालन भी होगा। कृषि और पशुपालन होगा, इसीलिए हम इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। और इसे दोनों को मिक्स करके, यानी कि इसके अंदर जीवन यापन किया जाता है, इसीलिए इसमें कृषि व पशु सहकारिता देखी जाती है। सहकारिता देखने को मिलती है। क्या मिलता है इसके अंदर भी, कृषि व पशु सहकारिता। सहकारिता जैसे हम देखते हैं ना कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना, तो वो क्या होता है, यानी दोनों की यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप की बात हो रही है। यहाँ पे कृषि और पशुपालन होगा, यानी कि यहाँ पर जो कृषि उत्पाद होगा, कृषि उत्पाद पशुओं के लिए और पशुपालन कृषि के लिए होता है। यहाँ कृषि उत्पाद पशु के लिए होते हैं और पशुपालन कृषि के लिए होता है। इसमें भी थोड़ा सा कृषि को कम महत्व माना जाता है, इसमें पशुपालन को ही अत्यधिक मतलब महत्व दिया जाता है। इसमें पशुपालन को कृषि की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है, अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें व्यापार के अंदर, इसमें पशुओं का व्यापार किया जाता है। इसमें क्या किया जाएगा, पशुओं का व्यापार किया जाएगा। अब समझिए कैसे। पशुचारण के अंदर हमने देखा था कि वो पशुओं का ना तो व्यापार करेंगे, वो पशुओं को चरवाने के लिए लेकर के जाएंगे, वो चलवासी होंगे, वो घुमक्कड़ होंगे। जैसे आप देखते हो भेड़ बकरियों को चराने वाले होते हैं, ऊँट को चराने वाले होते हैं, तो वो क्या करेंगे, बस उनसे दूध प्राप्त करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। उनका इससे ज़्यादा कोई मकसद नहीं होता है। पशुपालन के अंदर हमने क्या देखा था, वहाँ पशुओं के उत्पाद को बेचा जाता था। उसमें पशुपालन बड़े स्तर पर किया जाता था, जिसमें दूध, दही, मक्खन, पनीर, इन सब का व्यापार किया जाता था। और ऐसे ही एक होती है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में प्रॉपर तरीके से सिर्फ पशु के उत्पाद का विक्रय किया जाएगा। पशुपालन में उसके मांस का भी विक्रय किया जाता था। पशुपालन में क्या था कि उत्पाद जो मिलता है पशुओं से, हमें दूध दही मिलता है, वो तो ठीक है, वो तो देना है, बेचना ही है उसको। तो साथ साथ में पशु का उसके अंदर क्या किया जाता था, मांस वगैरह भी बेचा जाता था। तो लेकिन जो हमारे पास में मिश्रित कृषि आएगी ना, इसके अंदर हम जो दूध उत्पादन होगा इसका, पशुओं से जो दूध हमें मिलेगा, वो किसान अपने घर में प्रयोग करेगा उसका। और पशुओं को रखेगा किसके लिए, पशुओं को रखेगा बेचने के लिए, कि एक पशु को लेकर के आया, कृषि का जो भी उत्पाद है वो किसको दिया, पशुओं को खिलाया अच्छे तरीके से। ये आम घरों के अंदर आपने देखा होगा, जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ बीघा 2 बीघे ज़मीन होती है, वो क्या करते हैं भी, थोड़े 1-2 पशु साथ में रखते हैं।
जो डानियों में रहते हैं, जो बेरे पे रहते हैं, उनके पास पशु होते ही है। तो वो क्या करते हैं, पशुओं के उत्पाद पैदा करते हैं और उनसे जो दूध प्राप्त करते हैं उसको घर में यूज़ करते हैं, और जब कभी भी समय मिलता है तो वो पशुओं को बेच देते हैं, फिर नए पशु को ले आते हैं। तो इस प्रकार से होता है। परंतु पशुपालन के अंदर ऐसा नहीं था। तो वो उस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था। यही बातें हमें अच्छी तरीके से समझनी है। इसके बाद आप देखेंगे यानी पशुओं का व्यापार, इसमें व्यापार किया जाता है पशुओं का। इसके बाद देखेंगे कि इस कृषि के अंदर हमें, इस कृषि में ये सीमित क्षेत्र की होती है, सीमित क्षेत्र होता है। इसमें क्षेत्र कैसा होता है, सीमित, और इसमें मानव श्रम होता है। इसमें क्या होता है अभी, मानव श्रम होता है। जबकि पशुपालन में मशीनीकृत था, वो सारा का सारा वैज्ञानिक ढंग से किया जाता था। ये किसके द्वारा किया जाएगा, मानव श्रम होगा, यानी खुद का फैमिली मेंबर ही इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, बाहर से किसी को नहीं बुलाएंगे। ठीक है, इसमें बाहर से किसी को नहीं बुलाया जाता है। घर के अंदर जो पशु रखे हैं, 4-5 रखे हैं इस तरीके से। परंतु जो पशुपालन था उसके अंदर हमने देखा था कि हजारों पशु होंगे, उसके अंदर हजारों की तादाद में पशु होते हैं। फिर इसके अंदर फसल चक्र को अपनाया जाता है, फसल चक्र को अपनाया जाता है, अपनाया जाता है। यानी इसमें क्या किया जाता है, खेत के 4 टुकड़े कर लिए जाते हैं। एक में फसल बो दी जाती है, दूसरे हिस्से में अन्न उत्पादन किया जाता है खुद के खाने के लिए, तीसरे में चरी बोई जाती है, और चौथे के अंदर चारागाह के लिए उसको खाली छोड़ दिया जाता है। चारागाह के लिए, चारागाह के रूप में खाली छोड़ देते हैं। कैसे, जैसे मान लो हमारे पास में ये एक खेत है, इस खेत के हमने 4 हिस्से किए। अब इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार 4 टुकड़े किए। एक में फसल बोई, ये फसल थोड़ी बहुत हमारी व्यापार वाली हो सकती है। ठीक है, इसमें फसल कौन सी होगी, थोड़ा बहुत जब तक अपन व्यापार कर सकें, क्योंकि अपन देखते हैं कि पूरी की पूरी ज़मीन भी पशुओं के लिए नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, व्यापार के लिए थोड़ी फसल बोई, अन्न खुद के खाने के लिए बोई, चरी पशुओं के लिए बोई, और चारा का भूमि जो खाली छोड़ी थी वो भी किसके लिए होगी, पशुओं के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा, फसल चक्र का मतलब है इसमें अगले साल क्या करेंगे, इसके अंदर तो हम बोएंगे, इसको छोड़ देंगे खाली, इसमें ले जाएंगे फसल, इसमें ले आएंगे अन्न, और इसमें ले आएंगे चरी। फिर अगले साल फिर इसको रोटेट कर देंगे, आगे ले जाएंगे, इसमें फसल आ जाएगी, यहाँ फसल ले आएंगे, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, अन्न उत्पादन करेंगे, यहाँ चरी या चारागाह, और इसके बाद यहाँ चरी कर देंगे। तो इस प्रकार से कहने का मतलब रोटेशन में चलते हैं। ठीक है, और ये आम आपने आसपास अपने देखा होगा। इस प्रकार से हुआ। फिर इसके अंदर पशुओं को श्रम के रूप में प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये बात जो है वो कब की है, 1936 की बात कर रहा है। आजकल तो हर किसी के घर पे छोटे मोटे ट्रैक्टर आ चुके हैं, मशीनीकृत आ चुका है। परंतु अगर हम बात करें तो ये जो कृषि होती थी, जो घरों में नॉर्मली बैल होते थे, बैलगाड़ियों से वो चारा वगैरह लेकर के आते थे, और उन्हीं बैलों से ही वो मतलब क्या करवाते थे, खेतों के अंदर जुताई वगैरह करवाना वो बैलों का काम होता था पहले। और उसमें अब कोई मजदूर तो लगाते नहीं थे, वो खुद घर के मेंबर होते थे। पहले अगर हम देखें तो पहले संयुक्त परिवार होता था, और एक परिवार में 10-10 लोग होते थे। तो 10-10 लोग होते थे तो घर का ही मेंबर उसमें काम करते थे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से होता था। आजकल ये चीज़ें आपको धीरे धीरे देखने को कम हो रही हैं, ये आपको देखने को नहीं मिल रही हैं। तो इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा, इसमें जैसे आएगा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, यानी ये जो कौन से क्षेत्र में होगी वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, ये वाले क्षेत्र यहाँ पर मिलेंगे अपने को। ठीक है, इसके बारे में आगे देखिए। मिश्रित कृषि होगी। नेक्स्ट आते हैं ट्रक फार्मिंग पे। नेक्स्ट है हमारे पास में विशिष्ट कृषि, विशिष्ट बागवानी कृषि, या इसे हम कहेंगे उद्यान कृषि, या इसे कहेंगे ट्रक फार्मिंग। कैसे, इसके अंदर यानी जो अपने को डेली रूटीन में जो चीज़ें आवश्यक होती है ना, उनका उत्पादन किया जाता है। साग सब्जियाँ, फल फूल,
फल फूल, ठीक है, साग सब्जियां फल फूल का उत्पादन किया जाता है। ये जो कृषि की जाती है ये विशिष्ट प्रकार की है, छोटे छोटे, मतलब कि अपन क्या होता है इसमें आकार, खेत का जो आकार होता है, खेत का आकार कैसा होता है? भी खेत का आकार अत्यंत छोटा होता है, अत्यंत छोटा होता है। और यहाँ जो कृषि क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र ये हमें आवास के क्षेत्र में मिल जाएगा। अभी कृषि क्षेत्र हमें कहाँ मिलेगा? कृषि क्षेत्र आवास क्षेत्र में होते हैं। कृषि क्षेत्र कहाँ होते हैं? आवास क्षेत्र के अंदर होते हैं। आपने देखा होगा भी अपन क्या घर के अंदर भी जो कि बेरे पर रहते हैं या जो कि अपने जिनके बड़े घर होते हैं, खेत कहीं दूर होता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं अपने घर पर ही थोड़ी बहुत सब्जियां लगा लेते हैं। तो वो जो सब्जियां वगैरह लगाना होती हैं, जो फूल वगैरह लगाने होते हैं, वो क्या होती है? वो विशिष्ट बागानी कृषि होती है, बागवानी कृषि होती है। इसे हम उद्यान कृषि कहते हैं। जैसे एक उद्यान, एक पार्क लगा लिया हमने, घर पे पार्क होते हैं, घर काफ़ी बड़े होते थे पहले, ठीक है, आजकल घर बहुत छोटे हो चुके हैं, गाँवों की बात कर रहे हैं। तो यानी जो कृषि होगी ना वो कहाँ की जाएगी? आवास क्षेत्र पर की जाएगी। दूसरी सभी कृषियों की हम बात करते हैं तो वो बड़े लेवल पर कृषि की जाती है, परंतु ये आवास के क्षेत्र में होती है। और इसमें क्या होता है भाई? इसमें जल्दी यानी खराब होने वाली वस्तुएं होती है इसके अंदर। आप देख पा रहे हैं साग सब्जियां हैं, फल फूल है, यदि एक दिन से ज़्यादा समय तक रह गए तो ये खराब हो जाएंगी। अब इनको क्या है, जल्दी से ही कहाँ बेचा जाता है? बाजार में लेकर के जाना पड़ता है। अगर इसको व्यापार करना है तो इन्हें जल्दी से बाजार में लेकर जाना पड़ेगा। तो किसकी सहायता से लेकर के जाते हैं? तो ट्रक की सहायता से लेकर के जाते हैं, इसीलिए इसको ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। भी इसे क्या कहते हैं? ट्रक फार्मिंग कहते हैं। यानी इन उत्पादों को जल्दी ही बाजार तक ले जाया जाता है। इन्हें ट्रक के माध्यम से ले जाया जाता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। फिर आप इसमें देखोगे तो बाजार से बढ़ती दूरी जो होती है, बढ़ती दूरी इनके जोखिम को बढ़ाती है। बाजार से बढ़ती दूरी जो होती है वो क्या होती है? जोखिम को बढ़ाएगी। अब जितनी दूर होगा, जिस किसी का घर जितनी दूर होगा, वो बाजार में उतनी लेट पहुंचेगा, और उससे पहले जो दूसरे कोई लेकर के आए होंगे सब्जियां, वो बिक जाएंगी और उसकी सब्जी जो है वो रह जाएगी। तो इस प्रकार से बाजार से जितनी दूरी होगी उतनी जोखिमता बढ़ेगी। तो इसलिए वो क्या करेंगे? जो ज़्यादा दूर वाले होते हैं वो लगभग इनको नहीं करते। इनको कौन करता है? जो बाजार के नज़दीक होते हैं। लगभग ये सेम टू सेम डेयरी फार्मिंग के जैसा होता है। बस डेयरी फार्मिंग में हम किसको करते हैं? उसमें पशु होते हैं और उसे पशु उत्पाद को प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम कृषि उत्पाद को प्राप्त करते हैं। दोनों में ये डिफरेंस रहता है। उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा मशीनीकृत नहीं होता है, इसके लिए पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। भी पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसी के साथ इसमें श्रम की भी अत्यधिक आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हमने काफ़ी मतलब बड़े एक खेत खलिहान के अंदर हमने सब्जियां लगा दी। अब उन सब्जियों को फटाफट तोड़ना है, सुबह सुबह जल्दी तोड़ना है, और तोड़ करके ज़्यादा समय ना हो, यानी वो ठंडी ना पड़े, वो पुरानी ना हो जाए, इसलिए उनको जल्दी से ही ट्रक के माध्यम से बाजार तक पहुँचाया जाता है। यानी इसमें पूंजी लागत बहुत अधिक आती है, इसमें श्रम बहुत चाहिए होता है अपने को, इसमें यानी उत्पादों को जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचाया जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ट्रक फार्मिंग कहते हैं। क्लियर है? ये होगी हमारे पास में विशिष्ट प्रकार की कृषि। इसे फुटलूज उद्योग में काउंट किया जाता है। फुटलूज उद्योग कौन से होते हैं? फुटलूज देखा था हमने। फुटलूज उद्योग कौन से थे भी? जिसमें वजन ह्रास कहते हैं इसको, वजन ह्रास।
वजन ह्रास, जिसमें वजन ह्रास होता है, यानी कि वजन में कमी आ जाती है, और वजन में कमी आएगी तो फिर उसमें उतना बेनिफिट अपने को नहीं मिलेगा। तो वो कौन सी होते हैं? एक तो ये हो गया हमारे पास में ट्रक फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग, जहां हमें आज हमने सब्जी को तोड़ा और आज ना पहुंचकर अगले दिन पहुंचती है तो उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती है, तो हमें वो उसमें उतना उत्पाद नहीं मिल पाता है। उसके बाद में देखेंगे आप अखबार, जो अखबार होता है, न्यूज़ होती है ना, न्यूज़ अखबार जो होता है, ये सबसे बड़ा फुटलूज है। अगर ये सुबह सुबह किसी के घर पे ना पहुंचा, दोपहर के बाद पहुंचा, किसी काम का नहीं है, उसके बाद वो रद्दी है, समझिए। सब्जियां तो चलो ठीक है, सुबह नहीं पहुंची, दोपहर तक पहुंची तो अपन दोपहर में बना लेंगे, शाम को बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अखबार का क्या मतलब? अखबार का कोई मतलब नहीं रहता अगर वो सुबह सुबह नहीं पहुंचेगा तो वो सबसे बड़ा फुटलूज होता है। ऐसे ही होता है सूती वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग, और ऐसे ही होता है एक चीनी उद्योग, चीनी उद्योग, क्योंकि चीनी बनती है गन्ने से, और गन्ने को 24 घंटे के अंदर आवश्यक होता है कटाई के बाद, कटाई के 24 घंटे के अंदर उसमें से रस निकाल लेना चाहिए, वरना उसमें कमी होने लग जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इनको वजन ह्रास उद्योग कहा जाता है। तो ट्रक फार्मिंग भी किस में आती है? वजन ह्रास में आती है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखिए, इसके बाद में हमारे पास में आती है भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है भूमध्य सागर के क्षेत्र वाले में हिस्से में आएगी। अब भूमध्य सागर आपको याद रखना है, भूमध्य सागर कहाँ पर है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि ये किस प्रकार की कृषि होती है। तो भूमध्य सागरीय जो जलवायु है ये हमें कहाँ मिलेगी? 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य, अक्षांशों के मध्य हमें यह जलवायु देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलेगी? दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में, यानी कि उत्तर में भी और दक्षिण में भी। इसके बाद में देखेंगे तो ये जलवायु किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा और ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है भी? शुष्क होती है। ग्रीष्म ऋतु शुष्क, शीतकालीन वर्षा और ग्रीष्म ऋतु शुष्क होने की वजह से इस क्षेत्र में जो भी मतलब पेड़ पौधे हम लगाएंगे, मतलब किस प्रकार की यहाँ पे फसल होगी, तो यह जलवायु जो होती है यह खट्टे रसदार फलों के लिए लाभदायक है। ये जलवायु किसके लिए लाभदायक है? खट्टे रसदार फलों के लिए लाभदायक होती है ये वाली जलवायु, जिसमें ग्रीष्म ऋतु के अंदर, ग्रीष्म ऋतु तो शुष्क रहती है और शीत ऋतु वर्षाकालीन हो तो वहाँ पर खट्टे रसदार फल उत्पादन होंगे, जैसे अंगूर, अंजीर, जैतून, खजूर, ठीक है। इस प्रकार के हमें यहाँ पर उत्पाद प्राप्त होंगे। तो देख लेते हैं ये कौन सा क्षेत्र है, और यहाँ पर आप देखेंगे कृषि के बारे में। तो यहाँ पर जो कृषि है वो निर्वहन और व्यापारिक दोनों ही तरीके की होती है, दोनों ही प्रकार की होती है। यानी यहाँ पर जो बोए जाते हैं पेड़ पौधे या फसलें बोई जाती है वो व्यापार के लिए भी बोई जाती है और साथ में निर्वाहन यानी कि जीवन निर्वाह के लिए भी बोई जाती है। कैसे? यहाँ पर हम देखेंगे 3 प्रकार की हमें ऋतुएं मिलेंगी। एक हमें मिलेगी जाड़े की ऋतु, जाड़े की वर्षा। जाड़ा किसे कहते हैं भी? जाड़ा कहते हैं शीतकाल को, ठीक है ना। सर्दियों को जाड़े की ऋतु कहा जाता है। तो जाड़े की जो वर्षा होती है वो किसके लिए यहाँ पर रहेगी हमारे पास में? तो उसके बारे में हम कहेंगे गेहूँ, कपास, गन्ना, इसके लिए होगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो सिंचाई
के योग्य है, यानी सिंचाई करके जिसमें हम उत्पादन कर पाएँ। तो सिंचाई से किसे उत्पादन कर सकते हैं? गेहूँ को उत्पादन करेंगे सिंचाई से। गेहूँ हो गया, और गेहूँ यहाँ पर याद रखें गेहूँ। उसके बाद में हो गया हमारे पास में ग्रीष्म शुष्क जलवायु। तो ग्रीष्म शुष्क जलवायु जो होगी ये कौन सी होगी भी? खट्टे रसदार पेड़ या फल, ठीक है ना। इसमें क्या लिखेंगे अपन? फल लिखेंगे, खट्टेदार रसदार फलों के लिए। तो ये 3 प्रकार की यहाँ पे हमें ऋतु देखने को मिलेगी। इसमें क्या क्या हो जाएगा कि अन्न उत्पादन के लिए भी हो गया, और साथ साथ में यह व्यापारिक के लिए भी हो गया। इसमें व्यापार के तौर पर ये सभी का क्या किया जाएगा? व्यापार किया जाएगा। अब देखते हैं ये क्षेत्र कौन सा मिलेगा हमें। तो 30 से 45 डिग्री के मध्य है भी, 30 से 45 डिग्री के मध्य है। ऐसे करते हैं, यहाँ पर शो करते हैं अपन 30 से 45 डिग्री। अब इसको याद रखना, मानचित्र आपके पास में बनाना आता है आपको मानचित्र, देखो अपने को समय लगेगा बनाने में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। अब देखो ये भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर के साथ में लगने वाला जो भी क्षेत्र है वहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु होगी, और वहाँ पर इस प्रकार से कृषि की जाएगी खट्टे फलों की सबसे अधिक। तो फ्रांस यहाँ पर है हमारे पास में, फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, इसके बाद में यहाँ पे ग्रीक है। फिर उसके बाद में देखें तो दक्षिण पश्चिम एशिया आता है, जिसमें हम देखेंगे तुर्की है, सीरिया है, इज़राइल है, जॉर्डन है, वो देश आ गए यहाँ पे। फिर अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा है, जिसमें मिस्र है, लीबिया है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है। तो इस प्रकार से ये देश हैं जहाँ पर ये खट्टे फल प्राप्त होंगे। तो ये हमने प्रत्येक महाद्वीप के अंदर देख रखा है कि कौन सा देश कहाँ पर लोकेट है, इसलिए उनको देख लेना। अब देखिए जरा, तो फ्रांस के अंदर क्या किया जाता है? अंगूर से शराब बनाई जाती है, अंगूर से शराब बनाई जाती है। कौन सी शराब है अभी? शैंपेन शराब है यहाँ पे, जो अंगूरों से बनाई जाती है। तो इसी प्रकार से जो ट्यूनीशिया है, यह जैतून उत्पादन के लिए मतलब कि फेमस है, ट्यूनीशिया है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो विश्व का 90% जैतून उत्पादन कहाँ से होता है? इसी क्षेत्र से होता है। विश्व का 90% जितना भी जैतून प्राप्त होता है पूरे विश्व के अंदर, उसमें से 90% जो है वो यहाँ से ही प्राप्त होता है। तो आप समझ गए कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर कौन कौन से देश आएंगे, आप किस प्रकार से लिखेंगे इसके अंदर। तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि दक्षिण पश्चिम यूरोप, फिर आ जाएगा हमारे पास में दक्षिण पश्चिम एशिया, भूमध्य सागरीय देश, भूमध्य सागरीय देश हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे तो अफ्रीका की बात करें तो उत्तरी अफ्रीका तट। तो ये सब बातें आपको लिखनी आनी चाहिए। इसके बाद में देखते हैं जरा, इसके बाद आप क्या लिखोगे? तो इसके जैसा ही यहाँ पे मध्य कैलिफोर्निया, यहाँ पर भी हमें जलवायु कैसी मिलेगी? भूमध्य सागरीय जलवायु मिलेगी। फिर ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 30 से 45 के बीच में देखेंगे केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। पश्चिमी चिली, दक्षिण पश्चिमी चिली जो है वहाँ पर भी हमें ऐसी जलवायु मिलेगी। फिर हम बात करते हैं एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हमें इस प्रकार की जलवायु मिलेगी। तो 5 क्षेत्र हैं पूरे विश्व के अंदर जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, यानी जहाँ पर खट्टे रसदार फल होंगे, जहाँ की शीतकालीन में वर्षा होगी और ग्रीष्म ऋतु शुष्क होगी। तो इस प्रकार से आप उसका क्षेत्र लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं तो और क्या रह जाएगा हमारे पास में। तो ये व्यापारिक और निर्वाहन कृषि दोनों प्रकार की होगी। तो ये हमारे पास में भूमध्य सागरीय जलवायु थी। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। अभी 10 नंबर हो गया। अब हमारे पास में 3 पॉइंट रह गए हैं। 11 नंबर पे देखते हैं अनाज व्यापारिक कृषि, अनाज व्यापारिक कृषि 11 नंबर पे है। 13 टोटल 13 हमारे पास में जलवायु प्रदेश है। तो अनाज व्यापारिक कृषि कहाँ पर होगी भी? एक हमने देखी थी अनाज निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, जिसके अंदर हमने चावल प्रदान और गैर चावल प्रदान के बारे में बात की थी। देखो गहन कृषि का मतलब है कि एक ही साल के अंदर एक ही ज़मीन से 2 से 3 फसलें प्राप्त करना।
यानी हमने पहले एक फसल ली, 3 महीने में एक फसल की कटाई की, फिर अगले 3 महीने में फसल ली, फिर 3-3 महीने में फसल प्राप्त करना, ये गहन कहलाता है। इसे गहन कृषि कहते हैं। आपको सीधा सा पॉइंट मिलेगा कि गहन कृषि किसे कहते हैं। एक साल के अंदर 2 से अधिक फसलों को प्राप्त करना गहन कृषि कहलाता है। अब यहाँ पर क्या है कि अनाज व्यापारिक कृषि है। व्यापारिक कृषि में क्या होगा, इसमें क्षेत्र बड़े होंगे। गहन कृषि में क्षेत्र जो थे वो छोटे थे, वहाँ खेत छोटे छोटे थे, इसमें खेत कैसे होंगे, बड़े होंगे। वहाँ पर वो जनसंख्या अधिक वाले क्षेत्र में था। जो हमने गहन कृषि के बारे में देखा वो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में थी। जो हमारे पास में ये एशिया का, दक्षिण पश्चिम एशिया का जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है ना अपने पास में, ये कौन सा है, गहन कृषि का है। गहन निर्वहन कृषि, निर्वहन यानी कि जीवन यापन के लिए। परंतु अब हम बात कर रहे हैं व्यापारिक कृषि के बारे में, जो कि व्यापार करने के लिए होगी। जो किसके लिए होगी भी, व्यापार करने के लिए। तो दोनों में क्या तुलना है देख लेते हैं जल्दी से।